नमस्कार दोस्तों, मैं महेश जोशी आप सभी लोग का स्वागत करता हूं मेरे ब्लॉग मी पहाड़ी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के बारे में। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा जो है वो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा। अभी हाल ही में कुछ सरकार ने इसके लिए गाइडलाइनें शुरू की है, तो जिसमें कुछ कुछ बातें उसमें ऐड करी गई हैं। जो बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चार धाम यात्रा कैसे करें वो भी बताऊंगा, और इसमें कितना खर्चा आएगा और कौन सा टाइम आप लोगों की यात्रा के लिए सही रहेगा वो भी मैं सारी चीज़ें आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी लोग बने रहें मी पहाड़ी के साथ और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज जिस पे हम बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म की जो है आस्था, विश्वास और ऐसी यात्रा जो चार धाम यात्रा के लिए प्रसिद्ध है उत्तराखंड की, और जो आज ही नहीं कई जो है शताब्दी वर्ष पूर्व से यह यात्रा चल रही है। तो सबसे पहले मैं बता रहा था जो चार धाम यात्रा है हमारी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की, तो इनकी जो है डेटा आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यमुनोत्री की। यमुनोत्री और गंगोत्री की जो यात्रा है वो 22 अप्रैल से ओपन हो रही है, और यमुनोत्री की यात्रा जो है 15 नवंबर 2023 को बंद होगी और गंगोत्री की 16 नवंबर 2023 को बंद होगी। अब हम बात करते हैं बाबा केदारनाथ की। बाबा केदारनाथ की जो यात्रा है वो 25 अप्रैल 2023 को सुबह 6:20 पर इसके कपाट खुलेंगे, और 14 नवंबर जो दिवाली है उसके बाद से यह बंद हो जाएगी। और बात कर रहे थे बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ की 27 अप्रैल 2023 को जो है यह खुलेगा और 25 नवंबर 2023 को यह यात्रा बंद हो जाएगी। ये तो थी कि यात्रा कब से कब के बीच में रहनी है। वैसे अमूमन अगर हम देखा जाए तो जो शुरू के जो अप्रैल और मई का महीना है यह पीक सीजन बोला जाता है इस यात्रा का। उसके बाद से जो बारिश होती है और पहाड़ों पर जो लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोग जो है जैसे हमने देखा कि अभी 2013 के आसपास में जो बाढ़ आई थी उसके बाद से इस सीज़न पे जो है लोग जो है अमूमन कम जाते हैं, क्योंकि बारिश के कारण ये रूट जो है कई सारे रूट जो है बंद हो जाते हैं। तो आगे मैं बात कर रहा था चार धाम यात्रा की। तो चार धाम यात्रा पे जो हमारा जो मेन पॉइंट है जहाँ पे आना है आपको और जहाँ से यात्रा शुरू होगी वो है हरिद्वार। हरिद्वार पे आप रेल जो है अपना नेटवर्क और जो है ट्रांसपोर्ट जो है बसें वगैरह से आप यहाँ पर आसानी से इजीली पहुँच सकते हैं। और देहरादून पे बाय एयर आने वालों के लिए ये देहरादून एक पॉइंट रहेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं जब चारधाम यात्रा की, तो जो अगर आप जब घर से यात्रा शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि जो भी लोग यात्रा पे जा रहे हैं वो एटलीस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इस बार बहुत सारा ज़्यादा जो है कंपलसरी गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि पिछले बार भी गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन वो जो है उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाया था। तो गवर्नमेंट जो इस बार जो है पूरी कमर कस चुकी है इसके लिए। तो आप लोग को अपने आधार कार्ड से जो है एक बार रजिस्ट्रेशन कराना जो है बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ एक या दो तीन टेस्ट भी आप लोगों को कराने हैं अपने पास के कोई मेडिकल पे जाके, तो वो 2-3 टेस्ट भी करवा लीजिए। और मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले आप लोग अगर जो ये लोग यात्रा में जा रहे हो तो एटलीस्ट 15-20 दिन पहले से वो लोग अपने जो है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉकिंग वगैरह करें, ताकि आप उस परिस्थिति के अनुकूल वहाँ पर ढल सकें। क्योंकि वहाँ पर जो है 12,000 से 13,000 फुट की ऊंचाई पर आप लोगों को यात्रा करनी है। तो अब हम बता रहे थे जो हरिद्वार अगर आपको आना है तो हरिद्वार आने के लिए सबसे पहले आप अपना ऐसा टाइम चुनें कि हरिद्वार एटलीस्ट आप मॉर्निंग में पहुँचें। मॉर्निंग में जो है 4 से 10, साढ़े 10 बजे तक अमूमन बहुत सारे व्हीकल रहते हैं जो कि ऊपर पहाड़ों की तरफ चले, और उसके बाद से वहाँ पर व्हीकल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस बीच में जाते हैं तो आप आगे जो है इसको कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ पे आइए। अगर थक गए हैं तो यहाँ पर थोड़ा एक दिन स्टे कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर से मंदिर हैं। मनसा देवी का मंदिर है, चंडी मंदिर है, और बहुत सारे और छोटे छोटे मंदिर वहाँ पर हैं। और क्या कहते हैं, आप हरिद्वार में घूमिए फिरिए, शाम के टाइम पे वहाँ पर गंगा आरती में भाग लीजिए, उसका मज़ा लीजिए। और उसके साथ में आप रुकिए और दूसरे दिन आप जो है हरिद्वार से यात्रा शुरू कीजिए बरकोट की। बरकोट की यात्रा हम शुरू कर रहे हैं तो बरकोट से हम सबसे पहले जाएंगे यमुनोत्री में। यमुनोत्री जो है सूर्य की पुत्री है। और यमुना जी और यम और
शनिदेव जी की ये बहन है। और इसी यमुनोत्री मंदिर से एक जो है असित ऋषि का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इसके पास में भी कई सारी जगह हैं जो कि घूमने फिरने के लिए बहुत सुंदर सी जगह जगह है। ये यमुनोत्री में एक सूर्य कुंड है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो श्रद्धालु गए हैं उन्हें पता होगा। यह इतना गर्म है कि लोग घर से चावल लेके जाते हैं और आलू लेके जाते हैं, जो इस पानी में डाल देते हैं, बाद में वो बॉईल हो जाता है, उसको वो प्रसाद स्वरूप घर को लेके आ जाते हैं। यमुनोत्री में दर्शन करने के बाद से आप लोग पुनः लौटिए बरकोट को, और बरकोट के पास में आके जो आपका होटल है वहाँ पे रुकिए। और मैं जो चारों जगह जो है उनका एक एवरेज आपको बता देता हूँ कि जो होटल रहेंगे या जो जो आपका खाने पीने का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो होटल एवरेज जो है मैं अगर बोलूँ तो एक 1600 से 2200 के बीच में जो है एक एवरेज होटल आपको मिल जाएगा। अगर आप धर्मशालाओं वगैरह में जा रहे हैं तो धर्मशाला वगैरह का जो है एक 150 से 250 के बीच में आपको मिल जाएगा। अगर मैं फिर खाने की बात करूं तो खाने का जो है यहाँ पर एक जो रेंज है, वैसे वेजिटेरियन खाना अमूमन यहाँ पर अच्छा मिलता है। तो 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में आपको एक थाली मिल जाएगी। और फिर वैसे आपकी चॉइस पे है कि आप क्या खाना चाहते हैं क्या नहीं खाना चाहते हैं। और ये जो बरकोट में अगर आप रुके ही हैं तो यहाँ पर एक लाखू मंडल करके है। लाखू मंडल में के पास में जो है 33 करोड़ देवी देवता 33 कोटि देवी देवताओं का जो है निवास स्थान है। तो यहाँ पर एक शिवलिंग बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर कि आप जब जला अभिषेक कराते हैं तो वो जो पानी जब उस शिवलिंग पे पड़ता है तो आपको अपना चेहरा इतना साफ दिखता है जैसे कि आप मिरर के पास खड़े हैं। तो चलिए बरकोट से आगे बढ़ते हैं और हमारी दूसरी यात्रा रहती है उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में हम जा रहे हैं। तो उत्तरकाशी से हमको जो है लगभग 100 किलोमीटर की यह दूरी है। तो इसके बाद से हम गंगोत्री चलेंगे। गंगोत्री में जब हम जाते हैं तो यह वह स्थान है जहाँ से गंगा उत्पन्न हुई ये माना जाता है। भगीरथ की कहानी तो आप सभी लोग को पता होगा कि जिसने जो है गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और जो है उसके बाद से तपस्या की थी। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न शिव जी हुए थे तब जो है गंगा जी जो है गंगा जी का उत्पन्न हुआ था। तो उत्पन्न होने के बाद से यहीं पर ही जो है मंदिर है। वैसे तो अगर आप हम मूल जो है उसका जो जहाँ से उत्पन्न होती है उद्गम होती है तो वो है गौमुख। गौमुख जो है यहाँ से 16 किलोमीटर के करीब है, जो कि एकदम चढ़ाई वाला और पैदल रास्ता है। अमूमन वहाँ पर जो यंग और जो वो लोग जाते हैं, और अगर ज़्यादा एज वाले हैं या वो है तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो लोग ऊपर न जाएं, तो वहीं पर ही अपना दर्शन वगैरह कर लें। मंदिर बहुत सुंदर सा बना है। और अब हम बात कर रहे थे गंगोत्री के पास में जो उत्तरकाशी में बहुत सारी सुंदर जगह हैं, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध है मानेरी डैम। यही मानेरी डैम में जो है राम तेरी गंगा मैली का जो है पिक्चर जो है यहाँ पर शूट हुई थी। और हर्षिल है जो कि सेब के बागान के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो मौसम है वो बहुत जल्दी बदलता है। और एकदम जो इधर मौसम है वो उसका बता नहीं सकते, क्योंकि चीड़ देवदार और बांज बुरांस के बहुत घने जंगल यहाँ पर हैं। और यहीं पर ही काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी है। इन सब दर्शनों के बाद से हम चलेंगे अपने अगले धाम की तरफ, और वो है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम अगर हम इधर से निकलेंगे तो सबसे पहले पहुंचेंगे सोनप्रयाग पे। सोनप्रयाग उत्तरकाशी से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो है एक ट्रैकिंग करते हैं गौरीकुंड से पैदल यात्रा जो होती है ये अपनी 16 किलोमीटर के करीब है केदारनाथ जी की। तो यहीं पर ही जो है लोग जो है कोई पैदल चलते हैं, अमूमन जो मैक्सिमम लोग पैदल चलते हैं, तो कुछ घोड़े खच्चर और पिट्ठू पे भी चलते हैं। घोड़े का जो अगर अभी हम पिछले बार की रेट कर रहे थे तो यहाँ पर जो है 2750 रुपये गवर्नमेंट ने जो था वन साइड उनको फिक्स किया था। शायद मे भी कि इस बार 3000 के आसपास हो जाएगा। पिट्ठू जो रहते हैं, पालकी जो रहते हैं, उसका अलग से रेट है। और एक चीज़ बोलना था कि यहाँ पर जो हेलीपैड की सेवा भी है। शायद 5000 के करीबन जो पिछला रेट था इनका 4700 4750 के करीब, इस बार वो 5500 के करीब जाएगा। ये भी एक वो है। और सोनप्रयाग जो है यहाँ पर बाबा जी का दर्शन करने के बाद से हम लोग वापस से चलते हैं सोनप्रयाग की तरफ। सोनप्रयाग से जो है फिर वहीं से शुरू होगी बद्रीनाथ जी की यात्रा। तो बद्रीनाथ जी की यात्रा, इस पूरी यात्रा में जो है एक एवरेज अगर हम बात करें
तो अगर आप पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं या पूरे आपका कोई ग्रुप जा रहा है तो एक 9 से 11 दिन का टाइम अगर हम लेके चले तो मेरे हिसाब से वो सबसे सुटेबल टाइम रहेगा, जिसमें आपको फिजिकल जो है थकान भी नहीं होगी और आराम से आप सारा कुछ दर्शन कर लेंगे। क्योंकि पहाड़ों का रास्ता तो लगता 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर का है, लेकिन उसको चलने में जो है 8 से 10 घंटे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये भी है कि इस बार गवर्नमेंट ने जो है एक वेबसाइट कर डाली है कि जहाँ पर अगर आपको रोड ख़राब दिख रहे हैं तो आप उसकी फ़ोटो लीजिए और उसको डाल दीजिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, तो शायद उसका निदान भी बहुत जल्दी हो जाए। और मेरे हिसाब से 38 से 40 लोगों की टीम जो है वो एक धार्मिक स्थल के लिए बनी हुई है, जो कि वहाँ पर जो है रहन सहन अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती हो तो उसको देखेगी। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो है केदारनाथ धाम के पास में ही एक 50 जो है बेड का एक हॉस्पिटल बनाया गया है, जो कि आने जाने वाले लोगों की अगर कोई तबीयत कभी ख़राब होती है या कुछ होता है तो उस पर वो लोग वहाँ पर देखेंगे। और पिछली बार जो कि एक कई सारी दुखद घटनाएं सुनने में आ रही थी कि 350 के समथिंग जो है घोड़े जो है वो मर गए थे, जो लोगों को ले जा रहे थे या वो कर रहे थे। तो इस बार गवर्नमेंट ने जो है सारे घोड़े वाले जो है घोड़ों का जो है टेस्ट करना शुरू किया है और उनके जो जगह जगह पे जो है गर्म पानी उनके लिए अलग से रखा गया है ताकि वो उस गर्म पानी को पिए। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की तरफ। बद्रीनाथ सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा उत्तराखंड का मोस्ट विजिटेड एरिया है और हर बार जो है पिछले 2016 से लेके बीच में तो कोरोना के कारण बंद हुआ था, तो हर बार मोस्ट लोग जो उत्तराखंड में विजिट करते हैं वो इसी धाम पे करते हैं। और सबसे बड़ी बात इस धाम की यह है कि यहाँ पर पैदल यात्रा जो है बहुत कम करनी पड़ती है। पैदल यात्रा इसलिए भी कम करनी पड़ती है क्योंकि और रोड से जुड़ा हुआ एरिया है। और अगर मैं बात करूँ तो चमोली ज़िले में यह पड़ता है। और सबसे खूबसूरत सी बात यह है कि इसके आसपास में कई सारे छोटे छोटे सुंदर से मंदिर भी हैं। यहाँ पर पंच गुफाएँ हैं, पंचशिलाएँ हैं, पंच आपके जो है धाराएँ हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ हर एक अगर हम बात करें हर धारा हर गुफा हर शिला की अलग कहानी है। रावण शिला वहाँ पर है। तो बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा इसलिए मैं बोल रहा सर 9 से 11 दिन का जो है आप अपना टूर का एक वो रखें ताकि इन सभी चीज़ों को भी आप जाना है। ये नहीं है कि सीधे चले गए हम मंदिरों में गए और वहाँ पर जाके आ गए। आप कुछ दिन ठहरिए, उधर की चीज़ें देखिए, उनको एक्सप्लोर करिए और इसके साथ साथ वहाँ का जो कल्चर है वो भी देखिए। उत्तराखंड बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है। प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ दीजिए। तो यही रहेगा, खुद से जो है प्रकृति पर खुद से दूर और प्रकृति के पास पहुंचना है। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बात कर रहा था कि गवर्नमेंट ने भी इस बार प्रयास किए हैं। हो सकता है कि जो लोकल के जो लोग हैं वो भी प्रयास करें और मैक्सिमम जो होता है मोस्टली जो यात्री हैं या जो हमारे यहाँ पर श्रद्धालु हैं उन लोगों की मदद कीजिए। और इन लोगों के साथ में जो है ना कि एक अच्छा बर्ताव करें। जो रेट वगैरह हैं जो सबसे पहले आप बार बार सुनने को आता है कि ये हो गया सो हो गया, वो अपना नेचुरली रखें, जो चीज़ है। और सबसे पहले जो लोग घूमने जा रहे हैं वो अपने साथ में गर्म कपड़े रखें। जो लेडीज़ें हैं या औरतें हैं वो साड़ी वाड़ी पहन के ना, बल्कि जो है सलवार कमीज में या उसके साथ में ट्राउज़र पे जो है उस पे यात्रा करें ताकि वहाँ पर जो है थोड़ा जब आप पैदल यात्रा करते हैं तो वो साड़ी उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। इसी के साथ जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने साथ में जो है मेडिकल वगैरह बेसिक सी जो मेडिकल है वो आप लोग ज़रूर रखें। बोतल बंद पानी पिएं और हर जगह जो है कहीं पर भी बाहर पर जो है कहीं पर मत खाइए। जो आपकी फिक्स जगह है टाइमली खाते रहिए, लेकिन अपना जो है सही खाना खाइए। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग आप लोग जा रहे हैं इस यात्रा में, आपकी यात्रा मंगलमय हो और उत्तराखंड के लिए भी हो अच्छा हो और पूरे देश के लिए भी अच्छा हो। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोग बने रहें मेरे यूट्यूब ब्लॉग मी पहाड़ी के साथ में और इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। जय बद्री जय केदार।